नमस्कार, 4 टीवी न्यूज पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों युद्ध की स्थिति में हैं और तीनों के बीच महायुद्ध चल रहा है, जिसका खासा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ा है। और ये असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं है, बल्कि इसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। भारत पर इसका कितना असर पड़ रहा है, चाइना पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इसके अलावा अन्य देशों पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये एक वर्चस्व की लड़ाई भी है और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने और उस पर दादागिरी करने की भी लड़ाई चल रही है। इस पूरे हमले को लेकर जो इस समय ताजा अपडेट्स आ रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको बंद करने का ऐलान किया गया है और यह कहा गया है कि इसके आसपास भी अगर कोई जहाज आता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में बड़ी ही भयावह स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि भविष्य में तेल संकट मंडरा सकता है और तेल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। क्योंकि अगर देखें तो ईरान से तेल कई जगहों पर पोर्ट किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है और अलग अलग देश उसको इंपोर्ट करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी तकरीबन 11 से 15% के आसपास का जो तेल कुल आयात करता है, उसमें 11 से 15% जो तेल आयात करता है वो ईरान से ही आयात करता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 33% तेल पर डिपेंडेंट है, यानी जो तेल उसके पास आयात होता है चाइना के पास, वो 33% हिस्सा ईरान से ही आता है। ऐसे में अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भी युद्ध के संकट मंडरा रहे हैं, क्योंकि यह संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं है, उसका प्रभाव जो तेल को लेकर जंग छिड़ी हुई है उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। और अमेरिका ने इसी बीच धमकी दी है कि हम लगातार और भी कार्रवाई करेंगे और अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ईरान पर उसने जो परमाणु जो चीजें हैं परमाणु से जुड़ी हुई, चाहे वो परमाणु ईंधन हो या परमाणु जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या परमाणु से जुड़े हुए जो भी बम आदि बनाए जाने हैं, उसको भी लेकर अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा था और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईरान ने उसका अपोज किया और इसके बाद जो अमेरिका की दादागिरी है उसको झटका लगा, जिसकी वजह से अमेरिका इस समय इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है। और ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले को पूरा एक व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि एक सामुदायिक हमला भी बना दिया है, जिसकी तस्वीरें 4 टीवी ने आपको दिखाई थी कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर किस तरीके से वहां पर हंगामा किया गया और प्रदर्शन किया गया शिया समुदाय की ओर से। कैसे अलग अलग दृश्य आपने देखे कि कैसे शिया समुदाय के लोग रोते बिलखते नजर आए और अपने रहबर के रूप में जो आयतुल्लाह खामेनी को देख रहे थे उनके लिए वो आंसू बहाते हुए भी नजर आए और लगातार वो इस हिंसक युद्ध का विरोध भी कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि भारत की जो सरकार है वो ईरान के साथ खड़ी हो। वहीं अगर ईरान के इतिहास की बात करें तो 1970 के पहले ईरान, 1971 को भी हम इसमें इंक्लूड कर लें तो ईरान जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहा, पाकिस्तान के साथ रहा 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में। लेकिन 1979 के आसपास जब वहां पर बड़ी संख्या में एक आंदोलन हुआ और मुस्लिम आंदोलन हुआ, उसके बाद जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ तो शिया समुदाय वहां बहुल संख्या में रहा और शिया समुदाय ने वहां पर कब्जा कर लिया। ईरान में सल्तनत जो कायम हुई वो शिया समुदाय के लोगों की कायम हो गई, जिसके बाद लगातार वहां पर कोशिश ये रही कि अलग अलग तरीके से जो तेल का हिस्सा है, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर कब्जा किया जाए, क्योंकि तेल वो माध्यम है जिसके जरिए न सिर्फ बिजनेस बल्कि दुनिया पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अमेरिका अभी वेनेजुएला पर भी जो उसने हमला किया था, या वेनेजुएला को जो राष्ट्रपति हैं उनको जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद ये कोशिश थी कि वहां का जो तेल का संसाधन है उसे अपने कब्जे में ले लिया जाए और हर हाल में इस पर कब्जा करके अगला टारगेट जो रखा गया वो ईरान को रखा गया। और ये नजर आ रहा है कि ईरान के बाद अगला टारगेट अमेरिका का क्यूबा हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें ताजा अपडेट्स की तो ताजा अपडेट्स में अमेरिका का बयान आया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल देने के लिए तैयार थे वो, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया। ये अमेरिका की ओर से बयान आया है। वहीं ताजा अपडेट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो चौथा दिन है, इसमें अमेरिका के स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने
मीडिया में यह बयान दिया है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। यानी उनका दावा है कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि परमाणु समझौता हो जाए, युद्ध की स्थिति ना बने, और जब युद्ध की स्थिति बन गई तो मजबूरन हमें हमला करना पड़ा। लेकिन मूलतः अगर अमेरिका के हम चाल को देखें तो अमेरिका हर स्थिति में कब्जा करना चाहता है। भारत पर भी उसने जो टैरिफ का एक चाल चलने की कोशिश की थी, जिसमें भारत पर टैरिफ वो लगाया जा रहा था, उसमें कोशिश उसकी यही थी कि भारत कमजोर पड़े, भारत रशिया से तेल का आयात न करे। और भारत की स्थिति की वर्तमान में हम बात करें तो भारत, चूंकि रशिया से अगर भारत तेल मंगाता है तो उस स्थिति में उसको समय अधिक लगेगा, जबकि ईरान से तेल आयात करने में कम समय लगता है। ईरान से कहीं अगर हमें अफगानिस्तान या आगे की तरफ कहीं बढ़ना है तो वो रास्ता भी हमारा ईरान से होकर गुजरता था। और ईरान ने भी 1994 के दशक की जब हम बात करें तो 1994 में एक समय ऐसा आया था कि जब पीओके के मुद्दे को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान एक गुट बना रहा था, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट करके भारत के खिलाफ इस मामले को यूएन में ले जाने की तैयारी थी, एक प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। तो गुपचुप तरीके से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री थे वो बीमारी की अवस्था में थे और वो एडमिट थे। उसके बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय उनसे बात की और उसी अवस्था में गुपचुप तरीके से ईरान जाने का फरमान जारी किया। और उन्होंने आनन फानन में ईरान पहुंचकर जब ईरान के विदेश मंत्री से बात की तो और उनको अपनी बात समझाई, तो ईरान के विदेश मंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को 1994 में मिलने के लिए राजी किया। तकरीबन घंटे भर की बातचीत चली। उसके बाद ईरान तैयार हो गया और पाकिस्तान का जो नापाक इरादा था पीओके को लेकर, कश्मीर को लेकर, उस मुद्दे पर समर्थन देने से बैकफुट पर आ गया। यानी ईरान ने अपना समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हो गया। और आज की स्थिति भी जो बनी हुई है, पाकिस्तान भी इस खुशी में लगातार लगा हुआ है कि भाई किसी तरीके से ईरान अगर कमजोर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ फायदा हमें भी होगा। और उसकी जो उसको बैक में हमेशा सपोर्ट देता रहा है अमेरिका। और आतंकवाद को लेकर भी कई बार ये खबरें आई कि अमेरिका ही लगातार उसे फंडिंग करता रहा। अभी अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो आतंकवाद को लेकर लड़ाई चल रही थी, आतंकवाद के खिलाफ जो जंग छिड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, उस दौरान भी अमेरिका के ही इशारे पर विश्व बैंक ने जब दिवालिया घोषित हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान को अरबों का जो फंड दिलवाया वो अमेरिका के ही जरिए दिलाया गया। और उसके बाद मध्यस्थता की बात कही गई ट्रंप के द्वारा, जिसका भारत सरकार ने तो बाद में जब यहां के अपोजिशन ने, राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने अपोज किया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों चुप हैं, क्या वो वास्तव में अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने एकदम मौन हो गए हैं या बौने हो गए हैं, तो इस परिस्थिति में मजबूरन उन्हें ये बात बोलनी पड़ी। बहरहाल जो स्थितियां इस समय बनी हुई हैं उससे तेल का संकट पूरे विश्व में मंडराने लगा है, क्योंकि आने वाले समय में ये तेल की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसका असर आम आदमी पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जब हमें तेल का संकट होगा तो जाहिर सी बात है कि बाजार पूरी तरीके से मांग और आपूर्ति पर चलती है। उस परिस्थिति में जब तेल की मांग बढ़ेगी और आपूर्ति घटेगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल आप सभी के लिए है मेरा कि क्या ये जो परिस्थिति बनाई जा रही है या जो युद्ध हो रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरीके से नाम लोगों के सामने आए, चाहे उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा हो या अन्य नेताओं के रहे हों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर का भी नाम उसमें शामिल हुआ था। इसके अलावा जो एक्स के इस समय मालिक हैं उनके ऊपर भी, एलन मस्क के ऊपर भी ये आरोप लगाया गया कि वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वहां के स्थानीय लोगों की नजर को और उनके ध्यान को उन मूल मुद्दों से हटाने की कोशिश है ये युद्ध, ताकि ये दिखाया जा सके कि आने वाले चुनाव में हम अपने लोगों के कितने ही हितैषी रहे हैं। और चुनाव को जीतने के लिए युद्ध मजबूरी बन गई और अपनी छवि को बचाने के लिए नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया। जबकि ये बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, उसी बीच अचानक से ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध से पहले की जो कार्रवाइयां रहीं उन कार्रवाइयों ने तो और सभी को चौंका दिया। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अकेले दम पर इस युद्ध में लड़ सकता है? ईरान की असल ताकत क्या है?
ईरान के पास इस समय कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हैं, किस तरीके से उसके पास जो संसाधन है जिसके आधार पर वो लड़ रहा है, और कैसे ये हवाई जो फायरिंग या हवाई जो आक्रमण हो रहे थे वो कैसे जमीनी स्तर के युद्ध में तब्दील हो गए हैं, इससे भी हम आपको कुछ ही देर में अपडेट कराएंगे और बताएंगे कि आखिर ईरान के पास कितनी सैन्य ताकतें हैं, कितनी मिसाइलें या कितने ड्रोन्स या कितनी उसके पास सैन्य क्षमता है जिसके आधार पर वो युद्ध लड़ रहा है और उसका क्या परिणाम हो सकता है। इससे भी हम आपको कुछ ही देर में रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए ताजा अपडेट्स और इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों के लिए आप बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।